नमस्कार। इस डीप डाइव में हम सीधे शासन के दिल में उतर रहे हैं। नमस्कार। कौटिल्य ने सदियों पहले अर्थशास्त्र में लिखा था, शासक के 3 मुख्य कर्तव्य होते हैं, रक्षा, पालन और योगक्षेम। योगक्षेम, हाँ, मतलब अपनी प्रजा का कल्याण देखना। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन यही है, हमें जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर समझना कि सरकारें आखिर चलती कैसे हैं, उन्हें पावर कहाँ से मिलती है, वो एक दूसरे से अलग कैसे होती हैं, और हाँ, हमारा खास फोकस लोकतंत्र पर रहेगा। हमारे पास शासन प्रणालियों पर काफी जानकारी है। तो सबसे पहले सरकार करती क्या है, मतलब उसके काम क्या है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि काम तो बहुत फैले हुए हैं। देखिए, देश में शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी देशों से संबंध साधना, बॉर्डर्स की हिफाजत करना। बिल्कुल। और हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाएं देना, इकोनॉमी को संभालना, ये सब सरकार के ही काम है। लेकिन ये सब करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना? हाँ, यहीं पर लोकतंत्र की बात आती है। स्रोत इसे जनता का शासन कहते हैं, मतलब पावर का असली सोर्स जनता है। वो स्कूल समिति वाला उदाहरण याद है? अगर हर छात्र समिति में हो तो शायद फैसला ही ना हो पाए। हाँ, अव्यवहारिक हो जाएगा। और अगर सिर्फ प्रिंसिपल तय करें तो सबकी आवाज कैसे शामिल होगी? सही कहा। इसीलिए तीसरा तरीका, जहां छात्र अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वही एक तरह से लोकतंत्र का मॉडल है। प्रतिनिधि यानी वो व्यक्ति जिसे दूसरों की तरफ से फैसला लेने का अधिकार मिला हो। अब्राहम लिंकन की वो मशहूर बात भी तो यही है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। बिल्कुल। और सरकार के काम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटे होते हैं। हाँ, विधायिका, कानून बनाना, कार्यपालिका, जो उन्हें लागू करती है, देश चलाती है, और न्यायपालिका, जो कानूनों की व्याख्या करती है, डिस्प्यूट सुलझाती है। जी। लेकिन हर सरकार इन कामों को एक जैसे नहीं करती। स्रोत कुछ बड़े सवाल उठाते हैं जो सरकारों में फर्क बताते हैं। जैसे, ये कौन तय करता है कि यही सरकार है? हाँ, मतलब जनता या कोई धार्मिक मुखिया? और सरकार बनती कैसे है, चुनाव से या फिर वो विरासत में मिलती है? और सरकार के अंग क्या काम करेंगे, ये कौन तय करता है, कोई संविधान या फिर राजा रानी खुद? और आखिर में सरकार का लक्ष्य क्या है, क्या सबका भला या कुछ खास लोगों का? इन्हीं सवालों के जवाब हमें अलग अलग शासन प्रणालियों तक ले जाते हैं। लोकतंत्र की बात करें तो इसके कुछ बुनियादी पत्थर हैं। पहला, जैसा स्रोत बताते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट का हक। भारत ने इसे 1950 में अपनाया, जबकि स्विट्जरलैंड जैसे देश में महिलाओं को ये अधिकार 1971 में मिला। ये अंतर सोचने वाला है। बिल्कुल। दूसरा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ वोट का ही नहीं। हाँ, अपनी बात कहने का, बराबरी का, शोषण से बचाव का अधिकार। और तीसरा, इन अधिकारों की गारंटी कौन देगा? यहीं एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका आती है, जो ये देखें कि कानून सबके लिए बराबर हो और अधिकारों का हनन न हो। जी। लोकतंत्र भी एक जैसा नहीं होता। स्रोत 2 मुख्य प्रकार बताते हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हाँ? जहां नागरिक सीधे फैसले लेते हैं। स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में ऐसा होता है। पर सोचिए, भारत जैसे बड़े देश में ये कितना मुश्किल होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। इसलिए ज्यादातर देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे भारत में, यहाँ नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनकी तरफ से फैसले लेते हैं। और ये चुनाव नियमित होते हैं। भारत में आमतौर पर हर 5 साल में, अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए 4 साल में। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अच्छा, इस प्रतिनिधि लोकतंत्र में भी 2 प्रमुख व्यवस्थाएं दिखती हैं। एक है संसदीय प्रणाली, जहां कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्री, विधायिका यानी संसद में से चुने जाते हैं और उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं। और दूसरी है अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे अमेरिका में। वहां कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति विधायिका से अलग होती है और उसका चुनाव सीधे जनता करती है। ठीक है, लोकतंत्र तो हमने समझा, पर शासन के और भी कई रंग हैं। स्रोत हमें राजतंत्र की तरफ ले चलते हैं, मोनार्की। हाँ, शायद सबसे पुरानी व्यवस्था, जहाँ राजा या रानी का शासन होता है और गद्दी अक्सर विरासत में मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारत में भी, जैसा स्रोत बताते हैं, राजा से राजधर्म निभाने की उम्मीद थी। बिल्कुल, प्रजा का हित सर्वोपरि। महाभारत में भीष्म का उपदेश हो या राजतरंगिणी में वो राजा चंद्रपीड़ का मोची को न्याय दिलाना। हाँ, ये दिखाता है कि शासक की जिम्मेदारी का सिद्धांत कितना पुराना है। पर हर राजतंत्र ऐसा नहीं होता। स्रोत 2 तरह के राजतंत्र बताते हैं, एक निरंकुश,
एब्सोल्यूट मोनार्की, जहां राजा के पास सारी शक्ति होती है, जैसे सऊदी अरब। हाँ, और दूसरा संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे ब्रिटेन, जहां राजा या रानी नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास होती है। फिर आता है धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, जहां शासन धर्म के नियमों और धार्मिक नेताओं के हाथ में होता है। ईरान एक उदाहरण है, जहां सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, पर चुने हुए राष्ट्रपति और संसद भी हैं। वेटिकन सिटी या अफगानिस्तान भी इसी श्रेणी में आते हैं। जी। और एक और रूप है अधिनायक तंत्र या तानाशाही, डिक्टेटरशिप। यहाँ एक व्यक्ति या छोटा गुट बिना किसी रोक टोक के पूरी सत्ता पर काबिज होता है, कोई संवैधानिक सीमा नहीं। इतिहास में हिटलर या ईदी अमीन जैसे उदाहरण है। स्रोत उत्तर कोरिया का जिक्र करते हैं शेन की कहानी के जरिए। हाँ, जहाँ सरकार जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करती है। आखिर में एक और व्यवस्था है, अल्पतंत्र यानी ओलिगार्की। अल्पतंत्र मतलब? जहां सत्ता कुछ गिने चुने शक्तिशाली लोगों या परिवारों के हाथ में होती है। प्राचीन ग्रीस में ऐसा था। और आज भी ये चिंता जताई जाती है कि कहीं बड़े बिजनेस हाउसेस या ताकतवर नेता पर्दे के पीछे से सत्ता पर कब्जा न कर लें। बिल्कुल। इतनी सारी व्यवस्थाएं देखकर सवाल उठता है कि लोकतंत्र ही क्यों इतना अहम माना जाता है। स्रोत में दी गई एक तुलना बताती है कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार, बराबरी, अपनी बात कहने की आजादी, शक्तियों का बंटवारा और आम जनता के कल्याण पर जोर। हाँ, ये बातें अक्सर दूसरी व्यवस्थाओं में उस तरह से नहीं मिलती। ये नागरिकों को अपनी मर्जी से जीने, अपनी सरकार चुनने, और अगर वो ठीक काम ना करे तो उसे बदलने का अधिकार देता है। ये बहुत बड़ी बात है। बेशक लोकतंत्र भी चुनौतियों से परे नहीं है। स्रोत भ्रष्टाचार, बढ़ती आर्थिक असमानता, संस्थाओं पर कुछ लोगों के कब्जे, न्यायपालिका की आजादी पर दबाव और मीडिया के गलत इस्तेमाल जैसी समस्याओं का जिक्र करते हैं। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो दुनिया में शासन के कई मॉडल हैं। लोकतंत्र सबसे ज्यादा चर्चित जरूर है, पर अकेला नहीं। और ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक आदर्श जिसे पाने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। और इसी विचार के साथ हम आज का डीप डाइव समाप्त करते हैं। लोकतंत्र एक आदर्श है जिसे हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए। जी। सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोकतंत्र की इन चुनौतियों को देखते हैं तो एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन मूल्यों को बनाए रखने और मजबूत करने में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है।